हेलो ऑल। हम लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम स्पेशल टाइप के कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट कंस्ट्रक्टर इज डायनामिक कंस्ट्रक्टर। जैसे कि नाम है, डायनामिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट और इनिशियलाइज करेंगे डायनामिकली एट रन टाइम। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से हम पहले से फिक्स्ड साइज ऑफ मेमोरी एलोकेट करके नहीं रखेंगे, बल्कि रन टाइम पर हम कैलकुलेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को बनाने और उसे इनिशियलाइज करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। वही मेमोरी हम पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर वो रिक्वायर्ड मेमोरी हम कीवर्ड न्यू की मदद से डायनामिकली एलोकेट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसे इनिशियलाइज करेंगे। डायनामिक कंस्ट्रक्टर नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो भी क्लास होती है उसमें वेरिएबल लेंथ फील्ड्स होते हैं, जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, जो कि अलग अलग लेंथ के लिए हो सकता है हर ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे किसी का नाम 3 कैरेक्टर का हो सकता है, किसी का नाम 5 कैरेक्टर का हो सकता है एंड सो ऑन। ऐसे केसेस में जहां पर वेरिएबल लेंथ फील्ड्स होती है मेंबर्स के लिए, वहां पर हम इन मेंबर्स को स्टोर करने के लिए फिक्स्ड साइज ऑफ मेमोरी एलोकेट न करते हुए उसे स्टोर करने के लिए लगने वाली रिक्वायर्ड साइज ऑफ मेमोरी कैलकुलेट करेंगे और फिर उतनी जितनी आवश्यक है उतनी मेमोरी एलोकेट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर और फिर उसे इनिशियलाइज करेंगे। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि कैसे हम पहले फिक्स्ड साइज मेमोरी का पहले एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम उसे मिनिमाइज करेंगे या वहां पर जो भी मेमोरी एक्स्ट्रा मेमोरी हम एलोकेट करेंगे उसे डायनामिक कंस्ट्रक्टर की मदद से हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि डायनामिक कंस्ट्रक्टर किस तरीके से वेरिएबल लेंथ फील्ड्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं मैं एक स्टूडेंट क्लास का एग्जाम्पल लेता हूं जहां पर हम कुछ वेरिएबल लेंथ के फील्ड्स लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट क्लास का यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूं और अभी स्टूडेंट क्लास के एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले मेरे पास एक मेंबर होगा रोल नंबर, जो कि 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा। उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेंथ फील्ड बनाता हूं नेम, जो 20 बाइट्स कंज्यूम करेगा। देन आई टेक अनदर फील्ड एज एफ नेम, दैट इज फादर्स नेम, ये भी 20 बाइट्स की मेमोरी चाहेगा। और लास्ट में मैं परसेंटेज एक मेंबर लेता हूं जो कि फ्लोट टाइप का होगा, जो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करेगा। तो इस तरीके से यदि मैं बात करूं तो इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें जो टोटल मेमोरी मुझे जरूरत पड़ेगी वो 46 बाइट्स होगी। यदि मैं ये करने के लिए जहां पर वेरिएबल लेंथ फील्ड जैसे कि नेम और फादर्स नेम अवेलेबल है उनके लिए फिक्स लेंथ की मेमोरी एलोकेट कराता हूं, तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो 46 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहेगा, भले ही वो 46 बाइट फुल्ली यूटिलाइज हो रही हो या नहीं हो रही हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैं यहां पर एक क्लास डिफाइन कर देता हूं, लेट्स से क्लास स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट क्लास में मैं इन्हीं मेंबर्स के बारे में बात करता हूं। प्राइवेट सेक्शन में मैंने यहाँ मेंबर डिफाइन किया इंट ऑफ रोल नंबर, जो कि ये मेंबर है। फिर उसके बाद नाम स्टोर करने के लिए एक कैरेक्टर एरे हम लोग डिफाइन करेंगे, हर नाम 20 कैरेक्टर का मानते हुए। इसी तरीके से फादर्स नेम के लिए फील्ड नेम विल बी एफ नेम, और इसे भी हम 20 कैरेक्टर का मानते हैं। और उसके बाद परसेंटेज फ्लोट मेंबर में ले लेता हूं इस तरीके से। सो इन ऑल यही रेप्लिकेशन यहाँ आपको दिख रहा है, जो टोटल 46 बाइट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। पब्लिक सेक्शन में मैं कुछ कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूं और यहां पर हम 2 कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बट विदाउट यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये मैं दोनों एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हम उसे प्रॉपर कंपेयर कर पाए कि कैसे डायनामिक कंस्ट्रक्टर नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की रिस्पेक्ट में ज्यादा इफेक्टिव होगा और आपकी मेमोरी को कम खर्च करवाएगा। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट क्लास के लिए, नाम वही जो क्लास का। तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स मुझे एक्सेप्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि रोल नंबर के लिए मैं आर ले लेता हूँ, नेम के लिए मैं एक एन नाम का एरे ले लेता हूँ, कैरेक्टर एरे। फिर उसके बाद फादर्स नेम के लिए फिर से मुझे एक कैरेक्टर एरे की जरूरत पड़ेगी, लेट्स से एफ। और लास्ट में परसेंटेज के लिए
आई विल टेक इट एज फ्लोट ऑफ p, इस तरीके से। और क्या होगा, इन सारे ही मेंबर्स को मैं यहाँ इन मेंबर्स में इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो रोल नंबर में तो इंटीजर वैल्यू डायरेक्टली असाइन हो जाएगी, जो नाम होगा वो कैरेक्टर एरे n में एक्सेप्ट होगा और उसे मुझे कॉपी करना है नेम एरे में, तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट इज strcpy। आई विल कॉपी दैट इन नेम फ्रॉम n कैरेक्टर एरे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप strcpy यूज करेंगे आपको एक हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी, दैट इज #include string.h। ओके, सो आपको string.h एक हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद फादर्स नेम को कॉपी करना है मुझे, फिर से strcpy फंक्शन मुझे यूज करना होगा। f नेम में मैं कॉपी करूंगा f को, और इसी तरीके से परसेंटेज में आई विल इनिशियलाइज p। सो दिस इज हाउ ये आपका होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहां पर मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाता हूं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, लेट्स से स्टूडेंट और नो आर्ग्यूमेंट्स। और इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए रोल नंबर इज इक्वल टू 0, देन strcpy नेम में मैं डैश कॉपी कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आपको असाइन करनी हो। और इसी तरीके से फादर्स नेम के लिए फादर्स नेम में भी मैं डैश इनिशियलाइज कर देता हूं और परसेंटेज में मैं 0.0 इनिशियलाइज करवाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने स्टूडेंट क्लास के लिए दो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इसे डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा, लेट्स से void put student, जो कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे डिस्प्ले कराएगा। तो रोल नंबर को डिस्प्ले करा देते हैं, नेम को डिस्प्ले करा देते हैं, इसी तरीके से फादर्स नेम और परसेंटेज को भी हम डिस्प्ले कराएंगे। इस तरीके से मैंने क्लास यहां पर डिफाइन कर दी एंड आई क्लोज दिस क्लास विद द सेमीकोलन। सो यहाँ दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पर हमने कोई भी डायनामिक कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है। आइए देखते हैं यदि मैं मेन फंक्शन बनाऊं इसके लिए तो वो कैसा बनेगा। Let us start with the main function. Let's say void or main. अभी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब मैं इसका आपको मेमोरी मैप भी बताऊंगा और हम देखेंगे कि एक्चुअल कितनी मेमोरी आप यूटिलाइज कर पाएंगे इन 46 बाइट्स में से। सबसे पहले स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से स्टूडेंट ऑफ s1, और यहां पर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता हूं। सो दिस विल कॉल दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही s1 ऑब्जेक्ट बनेगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यही s1 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रोल नंबर के लिए वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0, नाम के लिए डैश इनिशियलाइज होगा, फादर्स नेम के लिए भी डैश इनिशियलाइज होगा और परसेंटेज होगा 0.0। नाउ लेट अस कैलकुलेट कि इस 46 बाइट्स में जो आपने ऑलरेडी अलोकेट कर रखा है उसमें से यदि s1 ऑब्जेक्ट बनता है तो एक्चुअल कितनी मेमोरी यूटिलाइज हुई। लेट अस कैलकुलेट। तो यहाँ पर 0, this will take 2 bytes, this dash will require 2 bytes. Why 2 bytes? Dash will consume 1 byte and another byte will be used by or consumed by the string terminator \0. So यहाँ पर 2 bytes। इसी तरीके से फादर्स नेम के लिए dash will single byte and string terminator again single byte 2 bytes. So 2 bytes, 2 bytes, 2 bytes, 6 bytes and 4 bytes. That is, so out of this 46 bytes, only 10 bytes will actually be utilized by this object. Remaining bytes, 46 बाइट्स में से 10 बाइट्स सिर्फ यूज हुई है, 36 बाइट्स जो होगी वो आपकी हो गई वेस्ट। तो इस तरीके से यदि आप वेरिएबल लेंथ फील्ड्स के लिए, जैसे यहाँ वेरिएबल लेंथ फील्ड्स कौन कौन से थे, नाम, पिताजी का नाम, ये वेरिएबल लेंथ फील्ड है क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। किसी के पिताजी का नाम 4 कैरेक्टर का हो सकता है, किसी के पिताजी का नाम 10 कैरेक्टर का हो सकता है, दैट इज वेरिएबल लेंथ फील्ड। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम, चलिए आइए देखते हैं कि यदि मैं यहाँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की मदद से भी एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता हूं तो उस केस में कितनी मेमोरी यूटिलाइज होगी आउट ऑफ दिस 46 बाइट्स। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट s2 और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज भिजवा देता हूँ। मान लेते हैं रोल नंबर के लिए मैंने 1 भिजवा दिया, नाम के लिए मैंने a b c भिजवा दिया,
फादर्स नेम के लिए मैंने XYZ भिजवाया और परसेंटेज के लिए मैंने 69.5 भिजवा दिया। ठीक है, अब इस केस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, मैं यहां ड्रॉ करता हूं। मान लेते हैं ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, the same memory structure. This object will be named as S2. Now here again this is 2 bytes, this is 20 bytes, 20 bytes and 4 bytes, same structure. Here again total memory allocated is 46 bytes, that is 2 byte, 20 byte, 20 byte and 4 bytes. Now initialize the values 1. This 1 will be accepted in R और यहाँ R से RNO में इनिशियलाइज हो जाएगा S2 के लिए, बिकॉज इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इज S2, तो यहाँ पर इनिशियलाइज होगा 1, यहाँ होगा ABC, यहाँ होगा XYZ एंड हियर as ABC will be accepted in this N and this N is copied in name, so here it will be ABC, here it will be XYZ and here it is 69.5. Now calculate the actual memory जो कि यहाँ हम यूज करें, एक्चुअल मेमोरी। तो देखते हैं 1 वैल्यू स्टोर होने के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी लगी। नाउ ABC के लिए तो 1 2 3 बाइट्स प्लस 1 दैट इज फॉर बैकस्लैश ऑफ 0 स्ट्रिंग टर्मिनेटर, so it will consume 4 bytes, it will consume 4 bytes and it will consume 4 bytes. So 4 plus 4 plus 4 12 plus 2 bytes, total 14 bytes, total 14 bytes out of total allocated 46 bytes, only 14 bytes has been utilized. 46 बाइट्स में से सिर्फ और सिर्फ 14 बाइट्स आपकी यूटिलाइज हुई, बची हुई मेमोरी आपकी क्या हो गई, वेस्ट। तो इन दोनों ही एग्जांपल से हमने यहां देखा कि यदि मैं वेरिएबल लेंथ फील्ड्स के लिए फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेट कराता हूं तो हर केस में आपका कहीं ना कहीं मेमोरी वेस्टेज होने वाला है, और इसी मेमोरी वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए एक्चुअली हम डायनामिक कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो फिर डायनामिक कंस्ट्रक्टर करता क्या है? डायनामिक कंस्ट्रक्टर हमेशा जो भी डेटा, डायनामिक कंस्ट्रक्टर के केस में हम वेरिएबल लेंथ फील्ड्स के लिए पहले से फिक्स्ड साइज मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले ये देखेंगे कि जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। रन टाइम पर हम वो मेमोरी कैलकुलेट करेंगे, फिर उतनी रिक्वायर्ड मेमोरी हम एलोकेट करेंगे और फिर उसमें डेटा इनिशियलाइज करेंगे। इससे होगा ये कि जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है उतनी ही एलोकेट होगी, फुल्ली यूटिलाइज होगी, कोई भी मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा, और ये सब काम डायनामिकली होगा, रन टाइम पे होगा, इसीलिए हम इसे डायनामिक कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यदि मैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर का यूज करके या उपयोग करके क्लास बनाऊं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आइए देखते हैं। इस केस में मैं फिर एक क्लास बनाऊंगा, दैट क्लास विल बी अगेन स्टूडेंट, तो मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट लाइक दैट। और यहां पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, डायनामिक कंस्ट्रक्टर में जब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने की बात कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड साइज ऑफ मेमोरी, तो हमें यह सीखना होगा कि हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिस्कस करना होगा और वो कीवर्ड है न्यू। C++ में कीवर्ड न्यू की मदद से हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हाउ द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैन बी डन। द सिंटैक्स टू allocate the memory dynamically is as follows. Also, one important point, for dynamic memory allocation we require pointer. पॉइंटर के बगैर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं, या यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि न्यू कीवर्ड की मदद से आप मेमोरी कैसे एलोकेट कर सकते हैं। तो द सिंटैक्स टू यूज द न्यू कीवर्ड इज, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा न्यू, दिस इज द कीवर्ड विच विल एक्चुअली एलोकेट द मेमोरी। देन यू विल हैव टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ मेमोरी, दैट इज आई विल से डेटा टाइप, and then we'll have to specify the size of memory to be allocated. Okay, so first of all you will have to use new keyword. आपको new keyword यूज करना पड़ेगा। इस new keyword में आपको बताना पड़ेगा किस टाइप की मेमोरी आपको एलोकेट करनी है और कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, और जो भी मेमोरी आप कहेंगे, जिस टाइप की मेमोरी, जिस साइज की मेमोरी आप कहेंगे, वो साइज की मेमोरी एलोकेट होगी, और
जहां भी वो अलोकेशन होगा उसका एड्रेस आपको ये न्यू कीवर्ड रिटर्न करके देगा, जिससे आप पॉइंटर पीटीआर में स्टोर कर सकते हैं। तो फिर यहां पर इस पीटीआर का जो डेटा टाइप होगा वो सेम होना चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पॉइंटर। सो यहां पर मैं यहां पहले ही लिख देता हूं, दैट इज डेटा टाइप एस्ट्रिक पीटीआर। आपको सबसे पहले एक पॉइंटर डिफाइन करना होगा, उस पॉइंटर की मदद से फिर जो भी मेमोरी अलोकेट होगी डायनामिकली, उस अलोकेशन का एड्रेस हम कहां स्टोर करेंगे, पीटीआर में। एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मुझे 4 साइज की कैरेक्टर मेमोरी एलोकेट करनी है। उस केस में मैं इस न्यू कीवर्ड का यूज कैसे करूंगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और जैसे कि मैंने कहा मैंने कैरेक्टर मेमोरी एलोकेट करानी है, तो पॉइंटर वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। सो क्या स्टार लेट्स से पीटीआर, आई विल नेम दैट पॉइंटर वेरिएबल। मान लेते हैं वो पॉइंटर वेरिएबल ये बन गया। द नेम ऑफ दिस पॉइंटर वेरिएबल इज पीटीआर। ना आपको पता है कि पॉइंटर वेरिएबल जब भी बनता है वो किसी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे हो सकता है, होगा कहीं पे भी होगा। उसकी एक मेमोरी लोकेशन होगी, मान लेते हैं उसकी मेमोरी लोकेशन 1000 है, उस पॉइंटर वेरिएबल की खुद की मेमोरी लोकेशन जहां पर वो बनेगा, बिकॉज पॉइंटर इटसेल्फ इज अ वेरिएबल। तो मान लेते हैं पॉइंटर वेरिएबल 1000 मेमोरी लोकेशन पे बना, और इस पॉइंटर वेरिएबल का खुद का साइज कितना होगा, 2 बाइट्स। हमें पता है कि पॉइंटर वेरिएबल जो जिस भी टाइप का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो खुद मेमोरी में बनता है तो 2 बाइट्स की रिक्वायरमेंट उसे होती है। तो भले ही ये कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन इस खुद पॉइंटर वेरिएबल का जो साइज होगा वो 2 बाइट्स का होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा वो एड्रेस स्टोर करके रखता है, और जो एड्रेसेस होते हैं वो हमेशा अनसाइंड इंटीजर्स होते हैं। अनसाइंड इंटीजर्स मींस पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ 2 बाइट्स की जरूरत होती है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का है, वो इंट हो सकता है, वो फ्लोट पॉइंटर हो सकता है, वो कैरेक्टर पॉइंटर हो सकता है। किसी भी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो मेमोरी में बनेगा तो उसे खुद के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्टोर होगा वो एड्रेस होगा, और एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर होता है, और इंटीजर क्वांटिटी को स्टोर होने में सिर्फ 2 बाइट्स लगती है, इसीलिए पॉइंटर वेरिएबल हमेशा 2 बाइट का बनता है। चलिए ठीक है, तो हो गया पॉइंटर की बात। अब हम बात करते हैं, मुझे 4 बाइट की कैरेक्टर मेमोरी एलोकेट करानी, उसके लिए मुझे न्यू कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो आई यूज द कीवर्ड न्यू, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कीवर्ड न्यू के बाद मैं यहाँ पर टाइप ऑफ मेमोरी लिखता हूँ। मुझे कैरेक्टर टाइप की मेमोरी चाहिए, और टोटल कितने साइज की मेमोरी चाहिए, 4 मेमोरी आई वांट टू एलोकेट। तो मैंने यहाँ साइज लिखा 4। इससे क्या होगा, ये राइट हैंड साइड से जहां कहीं 4 बाइट्स या 4 कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी फ्री होगी वहां पर एक मेमोरी एलोकेट होगी, 1 2 3 4। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मेमोरी 2000 मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट हुई होगी फॉर एग्जांपल। तो उस केस में इस न्यू कीवर्ड ने 4 कैरेक्टर के लिए जहां भी मेमोरी होगी अवेलेबल वहां पर एक मेमोरी एलोकेट की डायनामिकली रन टाइम पे, और ये आपको जो भी अलोकेशन का एड्रेस होगा, यहाँ पर अलोकेशन का एड्रेस 2000 दिख रहा है, वो आपको लौटाएगा, रिटर्न करेगा, और उस एड्रेस को हम कहां स्टोर कर लेंगे, पीटीआर में, ये जो पॉइंटर। तो इस तरीके से ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर इस एलोकेशन का एड्रेस मतलब 2000 ये आ जाएगा, मतलब पीटीआर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2000। नाउ व्हाट इज 1000? 1000 इज द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर। व्हाट इज 2000? 2000 is the address of the dynamically allocated memory, and this 2000, which is the address of the dynamically allocated memory, has been stored in the pointer variable. अब इस पॉइंटर वेरिएबल की मदद से मैं इन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूं, जो कि हम करेंगे। मान लेते हैं मुझे यहां पर एबीसी स्टोर करना है, तब फिर मुझे क्या लिखना होगा, मान लेते हैं यहां पर मैं एबीसी स्टोर करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे सिंपल सा strcpy फंक्शन यूज करना पड़ेगा। यहां पर मुझे बताना पड़ेगा कि किस मेमोरी लोकेशन पे मुझे डेटा को राइट करना है। तो मेमोरी लोकेशन कहां स्टोर है आपकी, पीटीआर में, 2000 इस लोकेशन पे ही मुझे डेटा स्टोर करना है, तो मैंने पीटीआर कहा, और यहां पर आप लिख सकते हैं ABC इस तरीके से। अब यहां पर ABC यहां स्टोर हो जाएगा, और बैकस्लैश ऑफ 0 अपने आप, जो कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर होता है,
वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्या किया, मुझे 4 कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट करनी थी रन टाइम पे, तो मैंने वो सब यहाँ पर किया। यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया साइज, किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है वो, न्यू कीवर्ड की मदद से मुझे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस मैंने पॉइंटर वेरिएबल में रखा, और पॉइंटर थ्योरी के थ्रू, पॉइंटर अरिथमेटिक्स के थ्रू मैंने यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन पर कोई भी डेटा जो आप स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हैं। और यही सारी चीजें, यही सारा कैलकुलेशंस हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन में रोल नंबर डिफाइन कर देता हूं। अब यहां से चेंज आने लगेगा, आपके जो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में चेंज आने लगेगा। अब मैं यहां, जैसे कि हमने बात की, फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेट नहीं करने वाले हम लोग, फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेट नहीं करें। जैसे हमने यहाँ 20 बाइट्स की फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेट कर दी, भले ही उसमें 1 बाइट यूज हो रहा है, 2 बाइट यूज हो रहा है, हमने तो फिक्स एलोकेट कर दी, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करने वाले। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, और जब आपको पता होगा कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसका एड्रेस आपको मिलने वाला है। वो एड्रेस अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां भी आपको डेटा स्टोर करना है वो आप सिर्फ एड्रेस की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपने ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी चेंज करने वाले हैं। मैं पहले ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले हम उसे कंपेयर करेंगे और फिर यहाँ उस हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। अब हम ये करने वाले हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें वेरिएबल लेंथ फील्ड के लिए हम फिक्स्ड साइज की मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे। देखिए क्या करने वाले। सबसे पहले मैंने रोल नंबर के लिए यहां पर 2 बाइट्स एलोकेट करा दी, और नेम के लिए यहां पर जहां 20 बाइट्स एलोकेट करते थे वहां 20 बाइट्स एलोकेट ना करके मैं सिर्फ 2 बाइट्स एलोकेट कराऊंगा। वाई 2 बाइट्स? एक्चुअली ये अब डेटा स्टोर नहीं करेगा, बल्कि ये एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ द डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहां से और अच्छे से क्लियर होगा। यहां हमने एबीसी स्टोर किया, दैट वाज द डेटा, और इसके लिए मैंने 20 बाइट्स एलोकेट की थी। लेकिन यहां अब हम एबीसी के बजाय 2000 रखने वाले। यहां इस एग्जाम्पल को देखिए, एबीसी, फुल एबीसी रखने के बजाय मैं सिर्फ क्या स्टोर करूंगा, 2000। दैट 2000 इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी एलोकेटेड वेयर एबीसी इज स्टोर। तो बजाय डायरेक्टली एबीसी स्टोर करने के, अब मैं एबीसी जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा उसका एड्रेस रखने वाला हूं, और एड्रेस हमेशा 2 बाइट्स रिक्वायर्ड होती है, इसलिए नेम अब ये पॉइंटर होगा। सो दिस विल बी दी पॉइंटर, और चूंकि ये पॉइंटर होगा इसे सिर्फ 2 बाइट्स की मेमोरी की जरूरत होगी। इसी टाइप से पिताजी का नाम, पूरा नाम स्टोर करने के बजाय मैं जो भी नाम आ रहा है स्टोर होने के लिए, उस नाम को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी जरूरी होगी वो पहले कैलकुलेट करूंगा, जैसे कि यहाँ की है, फिर वो मेमोरी एलोकेट करवाऊंगा। उस मेमोरी का जो एलोकेटेड एड्रेस होगा उसे मैं यहाँ स्टोर करूंगा। मतलब यहाँ फिर से आपको किसकी जरूरत होगी, पॉइंटर की, जो कि एड्रेस स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ एफ नेम नाम का एक पॉइंटर ले लेता हूं जो फिर से कितनी बाइट्स कंज्यूम करेगा, 2 बाइट्स, और परसेंटेज के लिए तो हम यहाँ पर 4 बाइट्स ले ही सकते हैं, तो 4 बाइट्स। नाउ what will be the total byte required for this object? मान लेते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नाम बात, 2 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स 6 प्लस 4 दैट इज 10 बाइट्स। तो यदि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां कहा हम 46 बाइट्स का ऑब्जेक्ट हर बार बनाते थे, हर बार, लेकिन अब हर बार जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो कितने बाइट्स का होगा, 10 बाइट्स का। और अब यहाँ एक एडिशनल मेमोरी आपकी और एलोकेट होगी, वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। वो एडिशनल मेमोरी क्या होगी, तो सबसे पहले हम नाम स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एलोकेट करेंगे, वो एडिशनल मेमोरी होगी। फिर फादर्स नेम स्टोर करने के लिए हम फिर एक मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा मेमोरीज यहाँ एलोकेट होगी, वो भी हम यहाँ क्लब करेंगे, और फिर पूरे ऑब्जेक्ट की टोटल मेमोरी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ जो हमने कैरेक्टर एरे डिफाइन किया था फिक्स्ड साइज लेंथ के लिए, वो कैरेक्टर एरे बनाने के बजाय अब हमें यहाँ कैरेक्टर पॉइंटर डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डेटा होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, उसका एड्रेस जहां हम स्टोर करेंगे तो वो पॉइंटर होगा, और वो पॉइंटर उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप की मेमोरी है। तो यदि मेमोरी कैरेक्टर टाइप की है तो पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर पॉइंटर।
तो बस यही चेंज अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ चेंज आएगा, देखिए इस क्लास स्ट्रक्चर में और इस क्लास स्ट्रक्चर में बहुत चेंज आने वाला है। पहला फील्ड सेम है, लेकिन सेकंड फील्ड कैरेक्टर साइज 20 बाइट्स एलोकेट करने के बजाय मैं एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाता हूं, नाम उसको दे देता हूं नेम। पॉइंटर कैसे बनाते हैं? पॉइंटर के लिए डेटा टाइप, देन एस्ट्रिक एंड देन पॉइंटर नेम। तो इस तरीके से 2 बाइट्स। सेम फैशन में फिर से एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाता हूं, फादर्स नेम, और फिर एक फ्लोट वेरिएबल हम परसेंटेज के लिए बनाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहला काम हमारा होगा क्लास स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो हमने यहाँ पर फिक्स साइज मेमोरी के बजाय पॉइंटर्स बना दिए। इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होगा। नाउ कम टू द पब्लिक सेक्शन, और पब्लिक सेक्शन में अब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसी सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ मैंने पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया, तो यहाँ पर भी मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कैसे लिखना होगा? नाम वही जो क्लास का, तो यहाँ लिखा स्टूडेंट, फिर उसके बाद इंट ऑफ आर, देन अब यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ कैरेक्टर एरे था तो मुझे एक्सेप्ट भी किस में कराना था? कैरेक्टर एरे में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? पॉइंटर। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लेना होगा? पॉइंटर, वो भी कैरेक्टर टाइप का। तो मैं लिख देता हूँ कैर स्टार, लेट्स से फॉर एग्जांपल एन फॉर नेम। उसी तरीके से जैसे यहाँ कैरेक्टर साइज का एरे था, इसलिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए, पैरामीटर को एक्सेप्ट करने के लिए भी कैरेक्टर टाइप का एरे लिया था। लेकिन अब यहाँ पॉइंटर है तो यहाँ पर भी हम पॉइंटर यूज करेंगे। तो यहाँ लिखा कैर स्टार, लेट्स से फादर्स नेम के लिए एफ, एंड देन लास्टली परसेंटेज को स्टोर करने के लिए लेट्स से फ्लोट ऑफ पी, इस तरीके से। एंड नाउ विल इनिशियलाइज दिस। उसके लिए अब आपको क्या करना होगा? देखिए ध्यान से, जब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे डायनामिक कंस्ट्रक्टर में, तो आपको 3 स्टेजेस लिखनी है या 3 स्टेजेस ध्यान रखनी है। मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम ये जो इंटीजर वेरिएबल आर है उसको आरएनओ में इनिशियलाइज करें। इसमें तो जो हम अभी तक करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब हमारे पास ये वेरिएबल लेंथ फील्ड है। यहाँ पर जो भी नाम हमें इनिशियलाइज करना होगा वो नाम आएगा। तो हम इसी मेन एग्जाम्पल को लेके यहाँ पर चलते हैं। ये मेन फंक्शन आपके दोनों एग्जाम्पल में काम आएगा। ये मेन फंक्शन इस क्लास के लिए भी यूटिलाइज हो पाएगा, ये मेन फंक्शन इस डायनामिक कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज हो पाएगा। तो अब इसी एग्जांपल की बात करें, मान ले S2 की यदि हम बात करते हैं, इस S2 के केस में हमने 1 भेजा, 1 यहाँ R में आ जाएगा, लेकिन जो ABC आप भेजेंगे दैट विल बी एक्सेप्टेड यूजिंग दिस पॉइंटर वेरिएबल N। इसी तरीके से जो XYZ भेजा जाएगा दैट विल बी एक्सेप्टेड इन पॉइंटर वेरिएबल F, और जो 69.5 होगा वो तो P में आएगा ही आएगा। तो चलिए R को तो हमने इनिशियलाइज कर दिया रोल नंबर में, P को हम परसेंटेज में इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन इसका जो वेरिएबल लेंथ फील्ड या डेटा जो ABC आ रहा है उसे हम कैसे हैंडल करेंगे? और वही 3 लाइंस जो आपको लिखनी है, जो स्टेजेस है, ध्यान से सुनिए। पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज टू गेट द साइज ऑफ एलोकेशन। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो भी डेटा आ रहा है उसको कितना साइज लगेगा स्टोर करने के लिए। वी हैव टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द मेमोरी टू बी एलोकेटेड। और उसके लिए देखें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले साइज चूंकि इंटीजर होगा, कैलकुलेट करने के लिए तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से इंट ऑफ l, एंड विल हैव टू यूज अ स्पेशल फंक्शन strlen, दैट इज strlen, द स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन strlen, and we'll have to pass n over there. This is the first stage. Calculate the length of allocation. That is the first stage, length of allocation. यहाँ इस एग्जांपल की बात करें तो ABC is handled by n, और strlen n means ABC का साइज 3 आएगा, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो हमें डेटा का साइज पता लग गया कि जो नाम आ रहा है वो 3 कैरेक्टर का है, तो उसके लिए 20 कैरेक्टर की मेमोरी पहले से एलोकेट करके क्यों रखे? नो नीड। तो फिर सेकंड स्टेज, पहली स्टेज हुई जो भी एलोकेशन है उसका साइज जानना। दूसरा स्टेज, जो साइज अभी कैलकुलेट किया है उस साइज की मेमोरी एलोकेट करना रन टाइम पे यूजिंग कीवर्ड न्यू, वो कर देते हैं। तब देखिए ध्यान से। तो नेक्स्ट स्टेज, यूजिंग न्यू कीवर्ड अलोकेट द रिक्वायर्ड साइज एंड टाइप ऑफ मेमोरी। मुझे कैरेक्टर टाइप की मेमोरी एलोकेट करनी है तो मैंने क्या लिखा, अब मुझे यहाँ साइज बताना है। साइज L में 3 कैरेक्टर आ गया, बैकस्लैश ऑफ 0 को स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए होगा, तो L+1 कर दिया, तो 4 कैरेक्टर की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ सेकंड स्टेज हुआ एलोकेट द मेमोरी। I will comment this, allocate memory।
एलोकेट मेमोरी यूजिंग न्यू कीवर्ड, और जैसे ही ये मेमोरी अलोकेट होगी, जैसे यहां अलोकेट हुई थी, इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ द एलोकेशन। तो उस एड्रेस ऑफ एलोकेशन को मैं इस पॉइंटर में स्टोर कर लूंगा। तो अभी हमने जो बात की है वो स्टूडेंट नेम के लिए हो रही है। n is going to accept the student name, so the address of allocation for student name will be stored in name pointer। तो यहां पर मैं उसे नेम पॉइंटर में स्टोर कर देता हूं। यहां यदि हम एग्जांपल लें तो क्या होगा वो देखिए, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एबीसी ये मेमोरी एलोकेट हुई, 2000 मेमोरी एलोकेशन पे हुई है। तो ये जो एलोकेशन का एड्रेस जो रिटर्न करेगा वो पीटीआर में ना स्टोर होकर कहां स्टोर होगा, नेम में। तो यहाँ नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, 2000। इसके पहले यहाँ पर रोल नंबर 1 आया था, तो यहाँ पर रोल नंबर क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, 1। नेक्स्ट आएगा आपके पास फादर्स नेम। फादर्स नेम आप क्या भिजवा रहे हैं, XYZ। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फर्स्ट, क्योंकि मैंने यहां पर भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले बनाया था। आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो डेटा आया है वो फादर्स नेम है, दैट इज XYZ। XYZ विल बी डील बाय F। तो अब हम क्या करेंगे, या उसके पहले भी अभी एक चीज और बच गई है, वो क्या, 3 स्टेजेस मैंने बताई थी। पहली स्टेज क्या थी, गेट दी लेंथ ऑफ एलोकेशन, वो आपने ले ली। फिर आपने बोला कि जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट कर दी, वो भी एलोकेट कर दी। अभी इसमें डेटा ABC नहीं आया है, सिर्फ मेमोरी एलोकेट हुई है, और एलोकेशन का एड्रेस आपको लौट के आया है जो आपने कहां स्टोर कर दिया, नेम में। अब तीसरा स्टेज वो क्या, कि जो भी डेटा आ रहा है जैसे कि ABC, उसे इस मेमोरी में स्टोर करना, क्योंकि ये मेमोरी तो अभी हमने डायनामिकली एलोकेट की है, तो डेटा अभी कुछ भी नहीं है इसमें, अभी तो हमने सिर्फ मेमोरी एलोकेट की है, और एलोकेशन के बाद अब हमें उसमें डेटा स्टोर करना है। उसके लिए आपको तीसरी स्टेज यूज करनी पड़ेगी, दैट इज strcpy। जो भी डेटा आपके पास आया है उसे इस एलोकेटेड मेमोरी पर स्टोर करना। तो देखिए हमारा जो एलोकेशन है वो कहां पर है, नेम नाम के पॉइंटर वेरिएबल में। नेम नाम के पॉइंटर वेरिएबल में रखा हुआ एड्रेस 2000, मतलब एड्रेस 2000 पर आपको n में जो डेटा आया उसे पेस्ट करना है, कॉपी करना है, और n में जो डेटा है वो क्या है, ABC। इस तरीके से यहां पर ABC स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सारी चीजें यहां फिर आपको बना के दूंगा। और तो ये 3 स्टेजेस आपकी है। पहला स्टेज क्या हुआ, तो मैं थर्ड स्टेज में लिख देता हूं, कॉपी डेटा और असाइन दी डेटा। दीज आर 3 डिफरेंट स्टेजेस फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फॉर डायनामिक कंस्ट्रक्टर। पहली स्टेज, get the length of allocation. Second stage, allocate the required size of memory and store the address of allocated memory in the pointer variable, ये second stage है। और तीसरी स्टेज, जो भी डेटा आपके पास आ रहा है उसको allocated memory पे कॉपी करना। So 1, 2 and 3 statements you will have to write each time whenever you want to initialize a member using dynamic memory allocation। ऐसा ही काम फादर्स नेम के लिए भी करना होगा। तो फादर्स नेम के लिए हम करते हैं, अब L चूंकि डिफाइन हो चुका है, मुझे वापस इंट L लिखने की जरूरत नहीं, strlen। और अब जो फादर्स नेम आ रहा है वो F में आ रहा है, तो मैंने फिर वही किया, F को strlen फंक्शन में पास किया। तो फादर्स नेम के लिए जितनी भी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज, अलोकेट द मेमोरी डायनामिकली। तो यहाँ फिर से हम न्यू कीवर्ड को यूज करेंगे। कैरेक्टर टाइप की मेमोरी चाहिए मुझे, एलोकेशन फिर से L+1 का के लिए, \0 के लिए। जो भी एलोकेटेड मेमोरी होगी वो फादर्स नेम के लिए होगी, तो उस पॉइंटर को हम कहां स्टोर करेंगे, या उस एड्रेस को हम F नेम में स्टोर करेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया F नेम इज इक्वल टू दिस वन, सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज, कॉपी द डेटा। कॉपी द डेटा, दैट इज strcpy F नेम कॉमा F, क्योंकि हम उसे F में एक्सेप्ट कर रहे थे। फिर से वही 3 लाइनें हमने लिखी है जो कि अगले वेरिएबल फील्ड को इनिशियलाइज कर देगी। मान लेते हैं फादर्स नेम के लिए किसी कहीं और मेमोरी एलोकेट होगी, तो उस तरीके से एलोकेशन हो जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। और तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज परसेंटेज, जो भी आएगा वो P में आएगा, और इस P के थ्रू हम कहां स्टोर कर लेंगे, परसेंटेज में। सो PR इज इक्वल टू P। सो दिस इज हाउ, दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली दिस इज द डायनामिक कंस्ट्रक्टर, दिस इज द डायनामिक कंस्ट्रक्टर which is allocating the memory, required size of memory dynamically at runtime, hence it is known as dynamic constructor। अब इसी का मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यदि बनाना चाहूं, जो कि यहाँ बनाया, तो कैसे बनेगा, तो यहाँ फिर से मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, एंड देन अगेन क्या किया जाए, रोल नंबर इज इक्वल टू 0,
एंड नाउ जब आपके पास डेटा नहीं है तो क्या अलोकेशन, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो उस केस में जो नेम होगा पॉइंटर उसमें हम नल रख सकते हैं, दिस इज द स्पेशल वैल्यू। देन फादर्स नेम में जो पॉइंटर आपने बना रखा है एफ नेम, उसमें हम फिर से नल रख सकते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर कोई भी मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, नो डेटा इज अवेलेबल। और तीसरा जो भी आप परसेंटेज पी में आएगा उसे हम PER फील्ड में स्टोर कर देंगे, दैट इज PER ऑफ P। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट क्लास having dynamic constructor. Well, these are the example of dynamic constructor. Actually, this is the example of dynamic constructor, parameterized dynamic constructor. Okay, now allocate this object. इस ऑब्जेक्ट को allocate करके देखते हैं जो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए तो इससे शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट S1, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, मतलब ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। यहां पर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट S1 बना देता हूं। S1 कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, देखिए 2 बाइट्स for roll number, then 2 bytes for pointer name, then 2 bytes for pointer f name, and 4 bytes for father's name pointer. So total memory for this object will be 10 bytes. Now here what will be stored? यहाँ पर चूंकि कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई है तो रोल नंबर में क्या इनिशियलाइज हो जाएगा 0, नेम में क्या आ जाएगा नल विच विल बी स्टोर्ड इन 2 bytes, एफ नेम में क्या आ जाएगा फिर से नल, और यहाँ पर परसेंटेज में आ जाएगा दैट इज 0.0, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा 0.0। नाउ द टोटल बाइट रिक्वायर्ड फॉर दिस ऑब्जेक्ट इज 10 बाइट्स एंड टोटल यूटिलाइज इज 10 बाइट अगेन, 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स सॉरी, हाँ यस 2 बाइट 4 बाइट्स फॉर 0.0, सो टोटल यूज्ड विल बी 10 बाइट्स आउट ऑफ द अलोकेटेड 10 बाइट, फुल मेमोरी यूटिलाइजेशन, नो मेमोरी वेस्टेज। इस केस में देखिए इस केस में 46 बाइट्स हमने एलोकेट की थी और कितनी बाइट्स यूटिलाइज हुई थी 10 बाइट्स, 36 बाइट्स वेस्ट। यहां पर 10 ही एलोकेट हुई है, 10 ही यूटिलाइज हुई है, नो वेस्टेज, अच्छी चीज है। आगे चलते हैं। सेकंड केस में स्टूडेंट S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस केस में 1 ABC XYZ और 16.5 हमने डेटा बेचा और यहां पर अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और यहां मैं आपको डिटेल में उसकी मेमोरी एलोकेशन बताता हूं। चलिए देखते हैं। 1 यहां पर कहां एक्सेप्ट होगा, R में, आर के थ्रू रोल नंबर में इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ इनिशियलाइज हो गया। अब आया एबीसी, एबीसी विल बी हैंडल्ड बाय दिस एन, गेट द लेंथ, 3 स्टेजेस, गेट द लेंथ, तो एन की लेंथ जानी एल, एल प्लस वन फॉर बैकस्लैश ऑफ 0, टोटल मेमोरी हमने एलोकेट कर दी। चलिए अब मैं यहाँ पर एलोकेशन आपको बताता हूँ। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एल एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले तो हम, लेट्स से दिस इज वेरिएबल एल, ओके। सो एन इज रेफरिंग टू एबीसी, strlen of abc that is n is 3, तो l की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ न्यू कीवर्ड विल एलोकेट द कैरेक्टर टाइप ऑफ मेमोरी ऑफ साइज 4। चलिए मान लेते हैं 4 साइज की मेमोरी यहां लोकेट हुई है, ये है 1 2 3 4, लेट्स से द एलोकेशन एड्रेस इज 1000 फॉर एग्जांपल। सो दिस विल रिटर्न यू 1000 दैट विल बी स्टोर्ड इन नेम, सो हियर in this name field 1000 will be stored। जो भी हमने पुराने एग्जांपल लिए वो यहां तक के लिए ठीक थे, अभी जो हम यहाँ पर एलोकेशन ले रहे हैं वो करंट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी ABC नाम आ रहा था वो n में आ रहा था, n का साइज 3 मिला, हमने 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर दी। मान लेते हैं 1000 एलोकेशन, 1000 मेमोरी लोकेशन पे ये 4 बाइट्स एलोकेट हुई है, तो ये आपको 1000 लौटाएगा जो नेम नाम के पॉइंटर में स्टोर होगा, तो यहाँ पर 1000 स्टोर हो जाएगा। अब क्या करें, अब जो नाम आया है उसे इस मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करना है, तो तीसरी स्टेज, तो जो n है वो एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको हम नेम में कॉपी करना चाह रहे हैं। नाउ नेम इज रेफरिंग टू 1000 मेमोरी लोकेशन, तो यहाँ वो कॉपी हो जाएगा ABC और बैकस्लैश ऑफ 0 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद अब आपका XYZ आ रहा है, XYZ कहां पर आ रहा है, F में, तो फिर वही जो फादर्स नेम की लेंथ है वो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर से XYZ की लेंथ 3 आएगी तो L में फिर से 3 आएगा। नाउ न्यू कैर ऑफ 3 + 1 दैट इज 4, फिर से 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी और मान लेते हैं इस बार वो 4 बाइट्स की मेमोरी यहाँ 2000 मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट हो जाती है। लेट्स दिस इज 2000 मेमोरी एलोकेशन, सो दिस इज द एड्रेस ऑफ द एलोकेशन 2000। तो ये जो कैर
न्यू कैर विल रिटर्न यू 2000, जिसे हम एफ नेम में स्टोर करेंगे तो जो 2000 है वो एफ नेम में स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ स्टोर हो जाएगा। और तीसरी स्टेज, जो भी फादर्स का नाम आया है उसे हम एफ नेम पॉइंटर की मदद से यहाँ पर पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके लिए हमने strcpy स्टेटमेंट यूज किया है। तो जो भी फादर्स नेम होगा XYZ, दैट विल बी स्टोर्ड या कॉपीड ओवर देयर, एंड दिस विल बी \0 फॉर स्ट्रिंग टर्मिनेटर। तो इस तरीके से XYZ यहाँ पर स्टोर हो चुका है। इसके बाद अब आपके पास जो P है, P is 69.5, that will be stored in percentage, so here 69.5 will be stored over here. Now let us calculate the total memory which is actually occupied or used. तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली वो है S2, दिस इज ऑब्जेक्ट S2 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट S1. नाउ विल कैलकुलेट द टोटल मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ टोटल 10 बाइट्स एलोकेट हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी एलोकेटेड है वो इसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, देखिए 10 प्लस दिस इज 4 बाइट्स, दिस इज 4 बाइट्स, 4 प्लस 4 दैट इज 8, so 10 plus 8 bytes extra, that is total 18 bytes will be required to store this object. Again no memory wastage. वहीं पर सेम एग्जांपल के लिए हमने यहाँ कितनी बाइट्स एलोकेट की थी, 46 बाइट्स एलोकेट की थी, जिसमें से हम कितनी यूटिलाइज कर पाए थे, सिर्फ 14 बाइट्स। लेकिन यहाँ पर पहले से हमें 46 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मत करिए। हम सिर्फ 18 बाइट्स मेमोरी, उसमें से भी 10 बाइट्स हमारा फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा, और ये जो 8 बाइट्स है दिस विल बी द वेरिएबल पार्ट। जितनी जरूरत होगी उतनी ये मेमोरी एलोकेट होगी, लेकिन ये 10 बाइट्स का पार्ट हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स्ड। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द डायनामिक कंस्ट्रक्टर। तो आपको ध्यान रखना है 3 बातें डायनामिक कंस्ट्रक्टर के केस में। व्हाट इज दैट, देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट, या उससे भी पहले एक बात और, कि डायनामिक कंस्ट्रक्टर में कभी भी आप फिक्स्ड साइज की मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे। मेनली डायनामिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ वहां यूज होगा जहां पर मेंबर्स में वेरिएबल लेंथ फील्ड्स हैं, जैसे कि पिताजी का नाम, खुद का नाम, एड्रेस वगैरह, वहां पर आप डायनामिक कंस्ट्रक्टर जरूर यूज करें। अब करना क्या है, वो 3 स्टेजेस जो मैं बता रहा था, वो सबसे पहले तो आपको गेट द लेंथ ऑफ एलोकेशन, जितनी मेमोरी आपको चाहिए उतनी लेंथ पता करें, फिर उतनी मेमोरी एलोकेट कराएं, और जो भी एलोकेशन का एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर कर लें, और तीसरी स्टेज होती है जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको उस एलोकेटेड मेमोरी में कॉपी कर दें। तो इस तरीके से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से, डायनामिक कंस्ट्रक्टर की मदद से इफिशिएंटली मेमोरी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलिए, तो जो ऑब्जेक्ट्स अभी हमने यहाँ बनाए हैं उन्हें डिस्प्ले करके देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है पुट स्टूडेंट, उसे कॉल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल s1 डॉट पुट स्टूडेंट, this will display the first student object, and then s2 dot put student, this will display the second student object which has been initialized by the dynamic constructor get ch, and the program will be closed. ये जो मेन प्रोग्राम है वो दोनों ही क्लासेस के लिए चलेगा। एक क्लास जिसमें हमने डायनामिक कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया उसके लिए भी यही मेन यूज में आएगा, और जो हमने डायनामिक कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाया उसके लिए भी यही मेन यूज में आएगा। So this is all about the dynamic constructor. Thank you.